वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और वहां से मात्र 499 रुपये में मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको एकदम टेंशन फ्री रहना है। आपको जितना मटेरियल दिया जाता है, जो डेटा बताया जाता है, बस उसे फॉलो कीजिए। आप जीएस से लेकर जी सेट तक एक एक पॉइंट को आराम से कंप्लीट कर पाएंगे और एग्ज़ाम क्रैक होगा। देखिए, जीएस में चाहे करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, एक एक पॉइंट को टू द पॉइंट टॉपिक वाइज वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा और डेली आपको टारगेट्स भी दिए जाएंगे। जिन टारगेट्स को डन करेंगे और आगे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक लगाएंगे, तो इससे आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके लिए प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ से मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना है। कोर्स परचेज करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपके लेवल में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। साथियों, इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके कंप्लीट हिस्ट्री फ्री में तैयार कर सकते हैं। यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम जब तक होगा, हम लोग पूरे इतिहास को लगभग डन कर चुके होंगे। देखिए, यहाँ पर अब प्राचीन भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं एक नज़र में देख सकते हैं, तो ये हम लोगों ने पहले की क्लास में भी कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर इस पर विशेष चर्चा नहीं हो रही। इससे पहले जो फैक्ट डन हो चुके हैं उसको हम लोग छोड़कर आगे बढ़ेंगे और सीधा आगे से देखेंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये आप वीडियो के माध्यम से चीज़ों को डन कीजिए। पीडीएफ प्राप्त करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास हम लोग सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति किस प्रकार से होती है। तो कुछ कॉमन से पॉइंट जो कि आगे भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे समझिए। 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया जाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, देखिए, अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका गठन 1784 में होता है। 1810 का दशक होता है। कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए थे। तो इम्पॉर्टेंट है कोलिन मैकेंजी का नाम। इन्होंने संस्कृत और तमिल इस भाषा से जुड़े लगभग 8000 अभिलेख एकत्र किए थे। और 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ पता लगाना। देखिए, अशोक के अभिलेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप एक टकसाल अधिकारी था। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के ढाले जाते, वहाँ पर ये कार्य किया करता था। इनको खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का ज्ञान था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया, तो दोनों भाषा में आप जिस भाषा में चाहें चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया था। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये बड़ा नाम है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI है, इसके जनक के रूप में माने जाते हैं। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक प्रकाशित होता है 1886 में। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक 1888 में आया था। देखिए, एपिग्राफिया कर्नाटिका 1886 में आया है, जबकि एपिग्राफिया इंडिका जो है ये 1888 में आया है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि जो कि संस्कृत के व्याकरण थे, तो इनकी जो अष्टाध्यायी है ये लगभग 500 BC और कुछ लोग इसे 600 BC मानते हैं। तो ये साहित्यिक ग्रंथ इनकी आई थी। इसके बाद प्रमुख धर्मसूत्र, ये संस्कृत में आए थे 500 से 200 BC के बीच में। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ, जिसमें त्रिपिटक भी शामिल है। बौद्ध ग्रंथ मूल रूप से पाली भाषा में थे। ये 500 से 100 BC के बीच के हैं। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, रामायण और महाभारत संस्कृत में लगभग 500 से 400 BC के बीच में। मनुस्मृति 200 ईस्वी से लेकर 200 BC से लेकर 200 ईस्वी के बीच में। और तमिल के जो संगम साहित्य, इनकी रचना और संकलन किया गया। 100 ईस्वी में चरक एवं सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद के ग्रंथ है ये प्रकाशित होते हैं। पुराणों का संकलन किया गया लगभग 200 ईस्वी के आसपास। अब ये भारतीय साहित्य में थोड़ा थोड़ा मतलब विकास होने लगा। फिर 300 BC में मनुस्मृति
भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है ये संस्कृत में आता है। इसके बाद 300 से 600 ये अन्य धर्मशास्त्र सब संस्कृत में है। फिर कालिदास के जो प्रमुख नाटक हैं, है ना, वराहमिहिर का जो ग्रंथ है, जैन संग्रहण हो गए, ये सब धीरे धीरे प्रकाशित होने लगे। अब धीरे धीरे समय बीता, 19वीं सदी के आसपास हम लोग आ गए। तो 19वीं सदी में देखिए 1814 में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कलकत्ता में होती है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? कलकत्ता में 1814 में खोला गया था। 1834 में रामराज लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन कनिंघम द्वारा सारनाथ के स्तूपों का अन्वेषण किया गया। इसमें देखिए 2 घटनाएं इंपॉर्टेंट है। एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन किया गया, इसको रामराज ने लिखा है, और इसके बाद कनिंघम ने सारनाथ के जो स्तूप हैं इनका अन्वेषण किया है। 1835 से 42 के बीच जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया था। और आगे बढ़ेंगे साथियों। अब देखिए 1851 गवर्नमेंट म्यूजियम जो मद्रास है, इसकी स्थापना होती है 1851 में। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भीलसा टॉप्स लिखी, जो कि सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। तो भीलसा टॉप्स किसने लिखा है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा 1854 में। आगे नेक्स्ट 1878 राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बौद्ध गया द हेरिटेज ऑफ द शाक्य मुनि का प्रकाशन किया गया। तो बौद्ध गया द हेरिटेज ऑफ द शाक्य मुनि प्रकाशन राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा किया गया। इसका 1880 में H.H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। मतलब जो क्यूरेटर है, ये इनको क्यूरेटर बनाया गया कि प्राचीन इमारतों की देखरेख किया जाए। ट्रेवर टो एक्ट बनाया गया, इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। यह 1888 में ऐसा कानून आता है। इसी तरीके से और चीज़ें आगे बढ़ी। जब 20वीं सदी शुरू होती तो जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फाउचर कि द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किया गया। देखिए द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची ये किसकी पुस्तक है? जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फाउचर। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक आती कंजर्वेशन मैनुअल, इसका प्रकाशन होता है। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की नई दिल्ली में, इसकी नींव रखी। सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 1989 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से धीरे धीरे विकास होता है और चीज़ें आगे बढ़ती। अब देखिए भारतीय स्रोत की बात करें कि भारत को किस प्रकार से पहचान मिली। पहचान का भाई कहने का तात्पर्य है कि भारत किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत और प्राचीन समय से और लगातार है और अनवरत रहेगा भी। तो इसमें नाम कहाँ से दिया गया, कैसे दिया गया? तो देखिए नाम भारत की बात करें तो पुराणों और महाकाव्यों में इसका उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष, पुराण, रामायण और महाभारत में भारत को भारतवर्ष कहा गया। देखिए भारत को भारतखंड कहा गया। जो भूगोल विषयक ग्रंथ है इसमें भारत को भारतखंड की संज्ञा दी गई है। मेलुहा, सुमेरियन सभ्यता में सिंधु घाटी को मेलुहा कहा गया। हिंदुस्तान जो पर्शियन मतलब ईरानी लेखकों की पुस्तकें थी, उन्होंने क्या किया? भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। इंडिया जो यूनानी व ग्रीक ग्रंथ है उसमें इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया। तो ये सब शब्द सीधा सीधा याद रख सकते हैं। पुराण, महाकाव्य, इसमें भारत कहा गया। भारतवर्ष, पुराण, रामायण, महाभारत, इसमें भारतवर्ष कहा गया। जो भूगोल विषयक ग्रंथ लिखे गए भूगोल से संबंधित है उसमें भारतखंड कहा गया। इसके अलावा हिंदुस्तान पर्शियन ने कहा, इंडिया यूनानियों ने कहा, और भी तमाम नाम दिए। जैसे आर्यावर्त भारत को नाम जो दिया गया ये मनुस्मृति में आर्यावर्त शब्द का वर्णन किया गया। जम्बूद्वीप पुराणों में विश्व विभाजन के रूप में वर्णन किया है और भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। अब ब्रह्मर्षि देश, ऋषियों की भूमि, ये वैदिक साहित्य में या वैदिक काल में भारत को ऋषियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश, ऋग्वेद में सिंधु क्षेत्र का उल्लेख किया गया है ना। अजनाब वर्ष विष्णु पुराण में वर्णित है, तो विष्णु पुराण में भारत को अजनाब वर्ष की संज्ञा दी गई। फारसी लेखों में व इस्लामिक ग्रंथों में इसे हिंद की संज्ञा दी गई, जबकि अल हिंद अरबी ग्रंथों में भारत के लिए प्रयुक्त शब्द अल हिंद भी है। तो भारत के अलग अलग नाम और किस ग्रंथ में दिए गए, किसने दिया, ये चीज़ आवश्यक है। तिएनचू चीनी यात्री जो हैं जैसे फाहियान, इसने भारत को तिएनचू कहा। फिर आगे है तेन्नुकी, ये जापानी लेखकों ने कहा है, और चिन्हचुक ये कोरियाई स्रोतों से प्राप्त है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग ग्रंथों के द्वारा नाम दिया गया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग देश के ग्रंथ में प्रमाणित है। हिमवर्ष हिमालय क्षेत्र से संबंधित जो है उसे हिमवर्ष कहा गया। एन-दो वियतनामी लेखक, जो वियतनाम के लेखक उन्होंने भारत के लिए एन-दो शब्द का प्रयोग किया। होई तिब्बती ग्रंथ में हित्र या फिर होई कहा गया, और ग्यागर ये तिब्बती लेखक द्वारा जो पुस्तक उसमें ग्यागर नाम दिया गया था। अब इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो भारत का वर्णन करने वाले प्रमुख
विदेशी कौन कौन है, यहाँ से क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है और पेपर में आने के प्रश्न भी सब चांसेस भी बढ़ते हैं। देखिए हेरोडोट्स, जिन्हें कि इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है, ये यूनान देश के रहने वाले थे। लगभग 5वीं सदी पूर्व इन्होंने चीज़ें लिखी हैं। इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत के बारे में कुछ शुरुआती यूरोपीय विवरण दिए जो कि अक्सर सुनी सुनाई बातों पर आधारित थे। मतलब हेरोडोट्स भारत की यात्रा नहीं किए थे, इन्होंने क्या किया कि जो सुनी सुनाई बात थी उस पर आधारित चीज़ें इन्होंने भारत के बारे में लिखा है। हिकेटिस का जो जन्म स्थान है मिलेटस है यूनान में, 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। हिकेटिस को भूगोल का जनक कहा जाता है। देखिए हेरोडोट्स इतिहास के जनक है और हिकेटिस भूगोल को। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पीरियोडस जेस या फिर पृथ्वी का वर्णन। इन्होंने जेने ओलोजियाई नामक एक ऐसे ऐतिहासिक कार्य में लिखा था। हिकेटियस ने ईरानियों से प्राप्त सूचना और स्काइलेक्स के विवरण के आधार पर सिंधु प्रदेश का वर्णन किया। मतलब हिकेटियस भी भारत नहीं आए थे। देखिए स्काइलेक्स और इसके अलावा जो अन्य ईरानी थे उनसे जो सूचना मिला, इसके आधार पर इन्होंने भारत को वर्णित किया है। और भी तमाम लेखक जैसे एरियन, स्ट्रैबो, प्लाइनी, पेरिप्लस, ये सब यूनान के लेखक हैं। एक पहली सदी से लेके 1वीं सदी तक आए थे। ये विभिन्न यूनानी और रोमन लेखक थे जिन्होंने भारत के भूगोल, व्यापार, समाज के बारे में लिखा है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी विशेष रूप से भारतीय तटवर्ती व्यापार और बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए अल बरूनी, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर अल बिलादुरी है जो कि अरबी यात्री था या फिर अरब से आया था। सिंध का व्यापारिक जो सिंध का सबसे ज़्यादा उल्लेख है इसी ने किया है। इसने लेखन में जो भारत में मुस्लिम राज्य और प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद चाउ जुक हुआ, ये चीन का है और इसने चोल और चीन के व्यापारिक संबंधों के बारे में वर्णन किया है जिसमें भारतीय उत्पादों और व्यापारिक मार्गों का जिक्र किया गया। अब यहाँ से प्रमुख युद्ध कि भारत के इतिहास में कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए, एक एक करके विस्तार से हम लोग सभी युद्ध के बारे में समझेंगे। तो ये चीज़ अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, अगर यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो अंतिम समय में आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। और इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि आपको मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना है, इसे नहीं छोड़ना है। मेंटरशिप बैच ज्वाइन करके आप कम समय में डेली टारगेट डन करके आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।